हेलो दोस्तों, आज हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम एज ए केस डिस्कस करेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, चूँकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम तुम्हारा लॉन्ग केस में भी मिलता है यूजी में और शॉर्ट केस में भी मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगभग 50% से ज़्यादा लोगों को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिफिनीशन, सबसे पहले डिफिनीशन ही पूछी जाती है। बहुत सारे लोग डिफिनीशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का डिफिनीशन में टेट्रेड होता है। जैसे बहुत सारे ट्रायड होते हैं ना, वैसे टेट्रेड होता है। टेट्रेड हैन, जैसे मुर्गी वाला हैन होता है ना, हैन, तो उसे एच से क्या होता है, हाइपर लिपिडीमिया। हाइपर लिपिडीमिया ऐसे तुम्हें याद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बायोलॉजी यहाँ पे सब कुछ वैल्यू के रूप में आना चाहिए। तो उसका अगर सीरम कोलेस्ट्रॉल 200 या 200 से ज़्यादा मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 200 और मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ध्यान देना, यूनिट इंपॉर्टेंट है। दूसरा एच से क्या है, हाइपो एल्बुमिनिया। एल्बुमिन का कम होता है, नॉर्मल एल्बुमिन 3.5 to 5.5 होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, लेस देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ध्यान देना, यहाँ मैंने सीरम कोलेस्ट्रॉल लिखा है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इक्वल टू और मोर देन। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा लेस देन, अगर 2.5 है इसका मतलब वो हाइपोएल्बुमिया नहीं है। इस जो इक्वल टू मोर देन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको यही वैल्यू दे देगा 2.5, यहीं पे अटकेंगे। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना है। ठीक है, तीसरी चीज है इडिमा। अब इडिमा का इसका करेक्टिव फीचर होता है, इसमें जो इडिमा ओरिजिनेट होता है वो पेरी आर्बाइटल रीजन से हो रहा है। कहाँ से ओरिजिनेट होता है, पेरी आर्बाइटल रीजन। ठीक है, पेरी आर्बिटल रीजन। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये एडिमा जो उसके कारण होता है, फ्लूइड इकट्ठा होता है ना, पेरी आर्बिटल जो टिश्यू होते हैं वहाँ इलास्टिक टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, वहाँ पे आसानी सर्कुलेट होती है, इसलिए आई स्वेलिंग होती है। ठीक है, इसलिए जैसे तुम्हारा एसाइटिस का एडिमा सबसे पहले कहाँ हो, सॉरी लीवर डिजीज का कहाँ होता है, सिरोसिस एब्डोमेन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोर्टल वेन है, बैक प्रेशर वहाँ करेगा तो यहाँ स्टार्ट होगा। और तुम्हारा जैसे कार्डियक का एडिमा कहाँ होगा, लोअर लिम्ब में, ग्रेविटी के कारण। अब जैसे एनीमिया का एडिमा कहाँ होगा, एनीमिया में एडिमा एक्चुअली होता क्या है, सीएचएफ के कारण ही होता है। जब पेशेंट सीएचएफ में चला जाता तो जो कार्डियक का होगा वही उसका होगा। तो एनीमिया का एडिमा देखना, जैसे गायनी में बहुत सारे पेशेंट आते हैं या बहुत जो सीवियर एनीमिया वाले, तो पैर से एडिमा होता है। तो हर चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट है। तो जब आप हिस्ट्री में ले रहे होंगे तो हिस्ट्री में अगर बता रहा है कि एडिमा, जैसे उसको एडिमा है, अब चूंकि पेशेंट आते हैं तो उसको पेरी आर्बिटल भी एडिमा रहेगा, एसाइटिस भी रहेगा, बहुत सारे बच्चे तो आते हैं स्क्रोटल स्वेलिंग रहेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, स्क्रोटल स्वेलिंग रहेगा और आपको लोअर लिम्ब का भी एडिमा रहेगा। तो आपको पहले पूछना एडिमा कहाँ से स्टार्ट होगा, वो बताया पेरी आर्बिटल रीजन, और 2 से 10 साल के बीच में बच्चा है तो फर्स्ट आपको डायग्नोसिस क्या सोचना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, और अगर वो बता रहा है यहाँ से, अब उसमें हिस्ट्री अच्छे से लेना, कभी कभी वो सही से बता नहीं पाते, हालांकि आई वाला बता ले, सबसे पहले आई सोचती है, आंखें ही सोचती हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ हिस्ट्री से क्लियर हो जाएगा किस चीज़ का केस है। टिपिकल कंप्लेन के साथ आएंगे, एनएसआर का जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग, दूसरा रहेगा डिक्रीज यूरिन आउटपुट, और तीसरा रहे वेट गेन। अगर किसी को एडिमा ज़्यादा होगा तो वेट गेन होगा। तो 3 कंप्लेन होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मतलब यही जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग, एनएसआर का बताएंगे। कुछ होते हैं कि पेशाब कम कर दिया है, पेशाब इसका कम कर दिया, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया, और कुछ कहेंगे शरीर सूज गया, शरीर सूज, इसका वजन बढ़ गया है। तो 3 कंप्लेन के साथ आते हैं, ये 3 टिपिकल कंप्लेन होगी। ठीक है, नेफ्रोटिक। तो एडिमा का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, अभी क्यों होता है एडिमा अभी बताएंगे। ठीक है, नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया, या इसको बोलते हैं हैवी प्रोटीनूरिया, क्योंकि एक होता है निफ्राइटिक सिंड्रोम, एक होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में प्रोटीन कम लीक होता है, नेफ्रोटिक में प्रोटीन ज्यादा होता है, इसीलिए नेफ्रोटिक रेंज बोलते हैं, या उसी को टर्म देते हैं हैवी प्रोटीनिया। एक होता है एससीटी, हीट कोआगुलेशन टेस्ट, अगर उसमें +3 या +4, स्पेशली इसको ध्यान दिए, अगर +4 या +3 आ जाएगा तो उसको हैवी, तो +4 मान के चलिए। ठीक है, या उसका 24 आवर का यूरिन इकट्ठा किए और 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन 3.5 ग्राम या उससे ज़्यादा है, 3.5 ग्राम या उससे ज़्यादा है 24 आवर यूरिन, उसको 24 घंटा, मतलब आज सुबह से कल सुबह तक 8 बजे का यूरिन इकट्ठा किए, उसमें उसका जो प्रोटीन कैलकुलेट किए तो 3.5 ग्राम या उससे ज़्यादा है। या दूसरा 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे, या दूसरे शब्दों में कहा 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर
24 आवर, एक डे का 24 आवर। अब इसमें मीटर सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे ना। अब मान लो इसका सरफेस एरिया मान लो 2 होगा, तो टोटल प्रोटीन कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा पर डे, ठीक है। अगर मान लो सरफेस एरिया 3 होता, कितना हो जाएगा 3। तो ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। एक्चुअली एडल्ट में जो सरफेस एरिया होता है 1.7 होता है, तो रिलेटिवली चिल्ड्रन में तो सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है, उससे कम ही होगा एडल्ट से ना। तो अगर इस डिफिनीशन से लेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी, ठीक है, ये चीज। दूसरा है अगर किसी का, इसमें देखो यूनिट का चेंज है, 40 मिलीग्राम है, हर जगह ग्राम है, पहले दोनों यूनिट में ग्राम है, ये यूनिट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 और मोर देन 40 मिलीग्राम पर केजी पर आवर्स। अगर 40 मिलीग्राम पर केजी, मान लो कोई बच्चा 20 किलो का है, ठीक है, 20 किलो का है, तो अगर तुम्हें 24 घंटे का निकालना है तो एक तो 20 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो 1 केजी पे है ना, तो 4 दुनाई 8, कितना हो जाए 800 मिलीग्राम पर आवर, तो इसको 24 से गुणा करोगे, ठीक है, तब आके टोटल निकलेगा, ठीक है। तो इससे भी कैलकुलेट कर दो। तो अगर 40 मिलीग्राम पर केजी पर आवर से ज़्यादा, इक्वल टू या मोर देन, तब भी इसको हैवी और नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया बोलेंगे। नेक्स्ट डिफिनेशन, यूरिनरी प्रोटीन और सीरम क्रेटिनिन। यूरिन में जो प्रोटीन है उसका और सीरम क्रेटिनिन का जब रेशियो करेंगे, वो रेशियो 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, एक्चुअली मोर देन 2 होता है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा अगर हो रहा है तब भी, तो कितने डिफिनीशन हो गई, 1 2 3 4, बाकी सबके एक एक है। नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन या हैवी प्रोटीन, अगर इसको भी कंसीडर करो तो 5 डिफिनीशन हो गई, ठीक है। तो हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट तुम्हारे उसमें ऑप्शन अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। क्लिनिकल उसमें पूछा जाएगा कि मिलीग्राम पर आवर्स में बताओ, ठीक है, या बॉडी सरफेस एरिया में बताओ, 24 आवर्स बताओ, आपको एक एक पॉइंट से एकदम क्लियर रहना है, ठीक है। इस डिफिनीशन में किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। जैसे आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात करोगे तैसे एक दूसरा चीज आएगा कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम क्या होता है। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है HHE, इसमें क्या आता है, हाइपर टेंशन आ जाता है, हाइपर टेंशन, हिमैचूरिया, 2 H आ जाते हैं, इडिमा इसमें भी है, ठीक है, इडिमा इसमें है, ठीक है, दोनों में इडिमा, लेकिन दोनों में इडिमा का कारण अलग अलग है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसमें जो इडिमा का कारण है वो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होता है। आप एक सिस्टम होगा रास सिस्टम, रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो होता है, रास सिस्टम के कारण इसमें वाटर रिटेंशन के कारण इडिमा होता है। जबकि इसमें इडिमा का काज क्या होता है, हाइपो एल्बुमिनिया। जैसे हमने इडिमा जब पढ़ाया था जनरल एग्जामिनेशन में, तो उसके बताया था कि एक आंकोटिक प्रेशर कम हो जाए या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाए या कैपिलरी लीकेज हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर प्रोटीन कम होगा तो आंकोटिक प्रेशर क्या कम हो जाएगा, तो इसलिए वाटर लीकेज होता है, ठीक है। यहाँ पे जो किडनी होता है वहां से वाटर और सोडियम का ज्यादा रिटेंशन करेगा। सोडियम की खास बात है अपने साथ वाटर रिटेन कराता है। तो दोनों में इडिमा का कारण अलग अलग है। तो अगर दोनों में देखें बैड प्रोग्नोसिस, तो इसकी बैड प्रोग्नोसिस डेंजर चीज है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी 2 तरीके का होता है, बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक होता है मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक होता है सिग्निफिकेंट लीजन, सिग्निफिकेंट लीजन जिसमें तुम्हारा MPGN, MGN, ठीक है, ये सब आते हैं, या फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो, इसको वो सब आते हैं, ठीक है। और इसमें मोर देन 80%, 85% तो यही होता है, लेस देन 15% केसेज में आए। तो हमारे पास जो केसेज आते हैं वो यही होते हैं। जैसे अब इसका एज जो है 15-16 साल है, इसका मतलब अगर किसी का प्रेजेंटेशन 1 साल से कम है और 12 साल से ज़्यादा है तो वो एटिपिकल हो जाता है। उसके लिए बायोप्सी कराना बहुत जरूरी है। उसमें बहुत हाई चांस होता है कोई नेफ्रोटिक नहीं है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में, क्योंकि नेफ्रोटिक वाले यूजुअली 2 से 3 साल पे आते हैं और 10 साल तक अपने आप ठीक हो जाते हैं। 10 साल के बाद वो बच्चे आते नहीं, अपने आप सेल्फ वो होता है, ठीक है, सेल्फ रिकवरी होता है, अपने आप ठीक हो जाता है नेफ्रोटिक वाले।
अगर एडल्ट में आ रहा है तो बहुत सारे और जो सेकेंडरी काजेज होते हैं, जैसे तुम्हारा हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ, मलेरिया में हो जाए, बहुत सारे जो सेकेंडरी काजेज हैं, अगर प्राइमरी या जो इडियोपैथिक, ये इडियोपैथिक भी होता है, इसका आज तक इटियोलॉजी क्लियर कट पता नहीं चला, इडियोपैथिक होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये अपने आप 10 साल तक करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। 10 साल तक उसका ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट और जो डाइटरी मॉडिफिकेशन होता है वो भी ट्रीटमेंट में बताएंगे, वो चीज़ आप करोगे तो बड़े आराम से एकदम मस्त रहते हैं, एकदम बॉल बतियाएंगे एकदम बढ़िया, वो सिर्फ सूजन के साथ आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हाँ कभी कभी इन्फेक्शन के साथ आते हैं, इन्फेक्शन प्रेसिपिटेट करता है और रिस्क क्योंकि इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट होता है। आखिर देखो इसमें क्या होता है, प्रोटीन लॉस हो रहा है, प्रोटीन तो IVIG भी एक प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबिन एक प्रोटीन है, वो भी अगर बाहर जाएगा तो कम होगा ना, कम होगा। अगर IVIG कम होगा, इम्यूनिटी कम होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत बार इन्फेक्शन से, इसीलिए, और इसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं हम, स्टेरॉइड देते हैं। स्टेरॉइड इटसेल्फ इम्यूनोसप्रेसेंट है, इसीलिए इन्फेक्शन रूल आउट करना मस्ट 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 इंपॉर्टेंट होता है। पहले आप 72 आवर्स के अंदर आप उसका एक्सरे करा लो, निमोनिया तो नहीं है, TB वर्कअप करा लो, CBC करा लो, उसमें TLC वगैरह बढ़ा नहीं है। आप इन्फेक्शन रूल आउट करने के बाद फीवर, टेम्परेचर लो, अगर कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो फीवर बढ़ेगा। अगर आप इन्फेक्शन रूल आउट कर लिए तभी स्टेरॉइड स्टार्ट करना है। और मोस्ट ऑफ द केसेज इन्फेक्शन या कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है तभी प्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले काम हम TB वर्कअप कराते हैं, निमोनिया के लिए वर्कअप कराते हैं, और कितने सारे इन्फेक्शन ब्लड कल्चर भेजते हैं, हमें इन्फेक्शन रूल आउट करना होता है। सबसे बड़ी बात फीवर, अगर फीवर नहीं आ रहा है 72 घंटे मतलब इन्फेक्शन नहीं है। अगर क्लिनिकली मान लो आपके पास ऐसे जगह पे ट्रीट कर रहे हो जहाँ पे ये सारी फैसिलिटी नहीं है, तो आप एटलीस्ट फीवर तो मॉनिटरिंग कर सकते हो ना। इन्फेक्शन नहीं तभी स्टार्ट करना। आप स्टेरॉइड दे दिए, उसको पता लगा TB था, वर्सन कर गया और वो माहौल ख़राब कर दिया, ठीक है, डैमेज कर देगा, ठीक है, किडनी उडनी फिर डैमेज करता है, बैक्टीरिया ग्रो करता है और सारी चीज़ें, इम्यूनोसप्रेशन। ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी, प्रोटीन लॉस था, इम्यूनिटी कम थी, आपने स्टेरॉइड दिया और इम्यूनिटी कर दिया, ठीक है। एक तो कमजोर इंसान है, उसको कोई गला दबा रहा है, तो वही बात हो गई ना, समझ गई बात। अब जो इसमें कारण होता है वो हाइपो एल्बुमिया कारण होता है। अब आप कहोगे देखो लीवर का काम है प्रोटीन बनाना, आप कह रहे हो कि एल्बुमिन कम हो रहा है, और आप कह रहे हो हाइपर लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, देखो कभी जैसे लीवर, एक्चुअली लीवर में तो कोई कमी है नहीं, कमी नहीं, वो तो प्रोटीन बना रहा है ना। किडनी से लॉस हो रहा है, जब किडनी से लॉस ज़्यादा हो रहा है तो लीवर कोशिश क्या करेगा, ज़्यादा प्रोटीन बनाएगा। और लीवर सिर्फ प्रोटीन तो बनाता नहीं, लिपिड भी बनाता है। तो अब वो प्रोटीन ज़्यादा बनाने के चक्कर में लिपिड भी ज़्यादा बना रहा है, लेकिन लिपिड तो लॉस नहीं हो रहा है किडनी से, तो लिपिड का लेवल बढ़ जाएगा, सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। अगर वो भी लॉस हो रहा होता रीनल से तो वो भी बैलेंस रहता। अब वो प्रोटीन बनाने के चक्कर में जो कहते हैं ना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है उसका, या जो फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक के थ्रू वो प्रोटीन बनाने की कोशिश कर रहा है, एल्बुमिन बनाने, एल्बुमिन के साथ उसका सिंथेटिक फंक्शन है भाई, वो लिपिड भी बना रहा है। अब लिपिड तो लॉस हो नहीं रहा तो लिपिड हो रहा है। तो ये चीज़ कहाँ से एक्सप्लेन होता है कि अगर उसका सिंथेटिक फंक्शन बढ़ जा रहा है, ये लॉस नहीं हो रहा है, तो सीरम कोलेस्ट्रॉल, जब हमें किसी केस में डाउट होता है कि नहीं क्लियर हो रहा है, जैसे हमने कराया, अब जैसे इसका +2 +3 रहा, डाउट हो रहा है, ठीक है, इडिमा भी बहुत कायदे से नहीं है, बहुत ज़्यादा ये भी डाउटफुल आसपास है, तो हम क्या करते हैं, एक चलो इसका हिडन केस हो गया, तो सीरम कोलेस्ट्रॉल कराते हैं। सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हमारा डायग्नोसिस बन जाता है। यूजुअली नहीं कराते हैं सीरम कोलेस्ट्रॉल, जब हमको डाउट होता है, या मतलब वो तो इंस्टीट्यूट और फिजिशियन पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे यहाँ गोरखपुर में सबका एक तरफ से सबका सीरम कोलेस्ट्रॉल लोग भेजते ही थे, यहाँ पे सबका नहीं होता। जब डाउट होता तो कहते हैं इसको करा लो। तो आई थिंक डिफिनीशन। अब एक होता है इंसिडेंस। इंसिडेंस इसका जो होता है वो 1 to 3 पर 1 लाख, 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख चाइल्ड में 1 to 3 केस होता है। बहुत हाई नहीं है, लेकिन हमेशा वार्ड में, किसी भी पीडिया वार्ड में 2 3 4 नेफ्रोटिक के केस रहते ही रहते हैं। यहाँ तो कम रहते हैं, हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं होता 6-7 ना हो, ठीक है। हर आएंगे वो हर तीसरे चौथे महीने घूम के आ जाते हैं 10 साल तक। जहाँ 10 साल के बाद होता है, अगर वो नेफ्राटिक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो गए, या कोई उसको क्या कहते हैं, मतलब दूसरे उसमें कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो गए, तो आते हैं, नहीं तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, फिर वो बच्चे नहीं दिखेगा। वो जो बार बार आता है नहीं दिखता है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात है कि मोर देन 80% यही वाला होता है, ये अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है।
जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो मैंने बताया था एनएसआर का वेट गेन और डिक्रीज यूरिन आउटपुट। बेटा सूजन तुम्हारी कहाँ से शुरू हुई थी? आंखों से, चेहरे से शुरू हुई थी, उसके बाद नीचे गई थी, ठीक है, पेट में, उसके बाद पैरों से। तो सिफेलोकार्डल सबसे पहले आंख पे शुरू हुई। दूसरी चीज, तुम्हें मतलब क्या लगा, पेशाब तुम्हारा कम हो रहा था? जब ये सूजन होने लगी तो पेशाब कम हो गया था, पेशाब कम हो रहा था, पेशाब कम हो रहा था ना। अच्छा, और तुम्हें लगा कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा है स्वेलिंग के कारण, ठीक है। तो जो टिपिकल 3 कंप्लेन बताए थे, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग स्टार्ट फ्रॉम पेरिऑर्बिटल रीजन और वेट गेन, ठीक है। अब तुम्हें एग्जामिनेशन वाला जो पार्ट रहेगा स्वेलिंग, जनरल एग्जाम तुम्हें, अब हम जनरल एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जनरल एग्जामिनर पायलर बीपी सब कुछ देना, क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैंने बताया नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हमें तो नहीं पता, हो सकता है नेफ्राटिक में गया हो जहाँ पे हाइपरटेंशन इंपोर्टेंट हो जाता है। यूरिन आरएम कराएंगे, हिमेचुरिया तो नहीं है, क्योंकि हमें नेफ्रोटिक नेफ्राटिक दोनों लेके चलना है, ठीक है। अब इडिमा है तो हम उसको इडिमा देखेंगे, कैसे देखते हैं, 30 सेकंड से मिनिमम 5 सेकंड तक, फिटिंग है नॉन फिटिंग, कहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस, या यहाँ पे देख सकते हैं, वो सारी चीजें तुम्हें कैसे करना रहेगा, ठीक है। अब आप इसमें एसाइटिस के लिए क्या देखोगे, पडल साइन देख सकते हो, और शिफ्टिंग डलनेस जो मैंने एब्डामन बैक करके दिखाया था वैसे करना है, उसमें कोई डाउट नहीं। अब फ्लूट थ्रिल नहीं हुआ क्योंकि टेंस एसाइटिस नहीं है, ऐसा एसाइटिस नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे स्क्रोटल स्वेलिंग के साथ आते हैं, इसका नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्क्रोटल स्वेलिंग, तो उसके लिए हम सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट क्यों देना होता है, अगर ग्रेविटी करंट नीचे रहेगा तो फ्लूइड इकट्ठा रहेगा, तो हम क्या करते हैं, जो बैंडेज होता है ना, बैंडेज, उसको बैंडेज से ऐसे बांध के उसको ऊपर ले आते हैं, यहाँ पे ऐसे वो कर देते हैं। तो क्या होगा, ग्रेविटी के अपोजिट हो जाएगा। तो क्या होता है, स्पेशली वैसे तो अपने आप चला जाता है, स्वेलिंग अपने आप चला जाता है 2-3 दिन में, लेकिन अगर नहीं जा रहा है तो चूंकि थोड़ा अनकम्फर्ट होता है तो उसको हम ऐसे करके होकर बांध दें तो ग्रेविटी के कारण फ्लूइड चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कुछ टर्मिनोलॉजी। नेफ्रोटिक के केस में ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाती, किसका क्या मतलब है समझना बहुत जरूरी। एक टर्म होता है रिमिशन, एक टर्म होता है रिलैप्स, एक होता है स्टीरॉयड डिपेंडेंस, एक होता है स्टीरॉयड रेजिस्टेंट। अब जो रिलैप्स होता है वो 2 तरीके का हो सकता है, इनफ्रीक्वेंट रिलैप्स और फ्रीक्वेंट रिलैप्स। हर टर्म का मतलब समझो, तुमसे वाइवा में बहुत पूछा जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो ये टर्मिनोलॉजी से आपको गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें 2-3 की पॉइंट होते हैं, वो की पॉइंट याद रखना, वो हर उसमें एप्लीकेबल होंगे। एक तो इसमें एक बार की पॉइंट आएगा, 3 कॉन्जुगेटिव डेज, 3 लगातार डेज तक, 3 कॉन्जुगेटिव डेज, 3 लगातार दिन तक। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल, अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल, ठीक है। 3 कॉन्जुगेटिव डेज, अर्ली मॉर्निंग सैंपल, ये डिफिनीशन में ये पॉइंट की पॉइंट होते हैं, ठीक है। नील ट्रेस, ये इसके लिए पर्टिकुलर है, ये हर जगह आएगा। तो अगर किसी का यूरिन अर्ली मॉर्निंग, आप सुबह यूरिन का सैंपल 3 दिन लगातार कर रहे हैं और उसका नील या ट्रेस, नील को 0 मतलब 0 बिल्कुल प्रोटीन नहीं है, और ट्रेस का मतलब +1, ठीक, +1 को ट्रेस बोलते, कहीं कहीं +2 भी दिया हो, लेकिन आप +1 को, अगर +1 है या 0 है और 3 कॉन्जुगेटिव डेज, कौन सा सैंपल, अर्ली मॉर्निंग सैंपल, ऐसा रहा तो इसको रिमिशन का मतलब डिजीज ठीक हो गया, डिजीज ठीक हो गया, ठीक है, रिमिशन। रिलैप्स का मतलब डिजीज फिर से हो गया, डिजीज फिर से हो गया। अब सेम चीज, रिलैप्स का डिफिनेशन क्या होगा, 3 कॉन्जुगेटिव डेज तक अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल आप किए, +3 या +4 आ गया, ठीक है। क्या क्या कंडीशन, ये वाला चीज हुआ, 3 कॉन्जुगेटिव डेज अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल +3 +4 आ गया तो क्या होगा, रिलैप्स। अब ध्यान देना, मान लो एक दिन +3 आ गया, नहीं, 2 दिन आ गया, नहीं, तीसरे दिन क्लियर आ गया, फिर 2 दिन किए, फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक आना चाहिए, वो भी लगातार आना चाहिए, समझो डिफरेंस। 3 डेज इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेटिव डेज 3 लगातार दिन तक, और सैंपल कौन सा होना चाहिए, नहीं तो शाम का सैंपल करवा रहे हो कोई सा, अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल। नील ट्रेस आ रहा, पहले ++ आ रहा था, नील ट्रेस आ गया तो रिमिशन हो गया, और +3 +4 फिर से आ रहा है तो रिलैप्स हो गया। अब रिलैप्स इनफ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट, तो हम एक बता देते हैं, फ्रीक्वेंट का है अगर 6 महीने में 2 या 2 से ज्यादा एपिसोड आ गया, 6 महीने में 2 या 2 से ज्यादा रिलैप्स हो गया
ठीक है। मान लो 6 महीने के पीरियड में वो 2 बार आ गया आपके पास, 2 महीने पर आ गया, उसके बाद चौथे महीने फिर आ गया, तो 2, अगर 2 आ गया तब भी बोलेंगे, और 2 से ज़्यादा आ गया तो इसलिए बोलेंगे। तो फ्रीक्वेंट, अगर 6 महीने में देखोगे तो 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड, या अगर 1 साल में देखोगे तो 4 या 4 से ज़्यादा एपिसोड होगा, 4 भी होगा, 4 से ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंट रिलेप्स। अब इन फ्रीक्वेंट का डिफिनेशन अपने आप बन गया। एक एपिसोड अगर है 6 महीने में एक ही एपिसोड है, या 1 साल में 3 एपिसोड है, 4 नहीं हुआ, उससे कम है तो इनफ्रीक्वेंट। तो दूसरा एक कि 1 एपिसोड पर 6 मंथ क्या होगा, इनफ्रीक्वेंट। या दूसरा क्या होगा, 3 आर लेस देन 3 एपिसोड 1 ईयर में, 1 ईयर में है तो क्या होगा, इनफ्रीक्वेंट रिलेप्स। तो हम तो कहते हैं तुम फ्रीक्वेंट याद करो, इनफ्रीक्वेंट अपने आप बना लो, ठीक है। याद करने का एक तरीका होता है, समझो, ठीक है, समझ में आई बात, फ्रीक्वेंट इनफ्रीक्वेंट। अब क्या होता है, जैसे पहले, अच्छा बताओ, पहले 2 एपिसोड में फ्रीक्वेंट इनफ्रीक्वेंट डिसाइड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। एटलीस्ट आपको 3 एपिसोड होना चाहिए फ्रीक्वेंट इनफ्रीक्वेंट। तो क्या करते हैं हम डायग्नोसिस में, पहले एपिसोड को तो फर्स्ट एपिसोड लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। अब सेकेंड एपिसोड को एक तो ये लिख सकते हो, सेकेंड एपिसोड, या क्या लिख सकते हो, फर्स्ट रिलेप्स एपिसोड सेकेंड, लेकिन रिलेप्स क्या है, फर्स्ट है, तो इसको लिख दो फर्स्ट रिलेप्स। तो एक चीज ध्यान देना, रिलेप्स हमेशा एपिसोड से कम होगा, क्योंकि पहली बार को फर्स्ट एपिसोड, पहली बार तो रिलेप्स नहीं होता ना। थर्ड एपिसोड या उसी को क्या बोलेंगे, सेकेंड रिलेप्स। यहां तक हम एपिसोड या रिलेप्स नंबर में लिखेंगे। जहां 3 हो गया, अब देखेंगे ये 3, अगर 3 ये हो गया कितने, 6 महीने में, रिलेप्स की बात है, पहला एपिसोड नहीं, रिलेप्स 3 होना चाहिए, 2 या 3, ठीक है। 2 6 महीने में हो गया तो क्या हो गया, फ्रीक्वेंट, ठीक है। अब एटलीस्ट 2 3 तो देखना पड़ेगा, उससे पहले नहीं डिसाइड कर सकते, तो इसीलिए हम 3 तक एपिसोड या रिलेप्स लिखते हैं। जहां फिर तीसरे रिलेप्स से हम वो लिखना सकते हैं, फ्रीक्वेंट इनफ्रीक्वेंट है, क्योंकि फ्रीक्वेंट का ट्रीटमेंट अलग है, इनफ्रीक्वेंट का ट्रीटमेंट अलग है, स्टेरॉयड डिपेंडेंट का ट्रीटमेंट अलग है, स्टेरॉयड रेजिस्टेंट का ट्रीटमेंट अलग है, फर्स्ट एपिसोड का ट्रीटमेंट अलग है। इसलिए ट्रीटमेंट के लिए हम ये चीजें इतना बता रहे हैं, ठीक है। रिलेप्स क्लियर हुआ। तीसरा टर्म है स्टेरॉयड डिपेंडेंस, तो ध्यान दीजिएगा, 2 or more than 2 एपिसोड ऑफ रिलेप्स, रिलेप्स के 2 या 2 से अधिक एपिसोड व्हेन पेशेंट ऑन अल्टरनेट डे थेरेपी। जब अभी हम बताएंगे फर्स्ट एपिसोड का ट्रीटमेंट बताएंगे, तो क्या करते हैं, पहले 6 वीक हम डेली ट्रीटमेंट देते हैं 60 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे, या उसी को 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे। अगर सरफेस एरिया में करेंगे तो 60 से, बुक में कहीं तुम्हें 2 मिलीग्राम वाला नहीं दिया है, मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया में दिया हुआ है, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए ये बना लेते हैं, ठीक है। 60 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे, या 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे, ये डेली का ट्रीटमेंट 6 वीक है। उसके बाद अल्टरनेट का क्या करते हैं, 1.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे, या उसी को 40, 60 था 2 तो उसका आधा 30 हुए, 1.5 कितना हो जाए 40, तो 40 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे, अल्टरनेट डे 6 वीक। ये पहले एपिसोड का ट्रीटमेंट होता है। तो मान लो आप 6 वीक दे रहे थे, 6 वीक आपने कंप्लीट किया, जैसे आप अल्टरनेट डे थेरेपी पे है, 6 वीक तो अल्टरनेट डे थेरेपी पे आ रहे हैं, अल्टरनेट डे थेरेपी पे उसको फिर से आने लगा +3 +4, आपका रिमिशन हुआ था, +3 +4 आने लगा। इसका मतलब ये स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो गया, मतलब बिना स्टेरॉइड, क्योंकि स्टेरॉइड पे ही आ जा रहा है, या स्टेरॉइड कम करे, इसका मतलब डिपेंड होगा, उसको स्टेरॉइड नॉर्मल डोज पे ही रखना पड़ेगा। या आपने स्टेरॉइड बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू किया, स्टॉप किया, और स्टॉप करने के 2 वीक के अंदर आ गया, विदिन 14 डेज, या कहीं कहीं लिखा रहेगा 2 वीक, तो कंफ्यूज नहीं करना, दोनों का इतना मैथ सिंपल आता है। स्टॉप थेरेपी स्टॉप करने के 2 वीक के अंदर आ गया, तो 2 डिफिनीशन है, पहला 2 या 2 से ज्यादा एपिसोड है, अरे पहला एपिसोड है तो नहीं कंसीडर करेंगे, ध्यान देना, बहुत लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं। इतना क्लियर डिफिनेशन कोई बताएगा ना, बुक में पढ़ोगे परेशान रहोगे, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। एक एक चीज इंपॉर्टेंट, 2 या 2 से ज्यादा एपिसोड ऑफ रिलेप्स हो, ठीक है, व्हेन ऑन अल्टरनेट डे थेरेपी, जब 40 मिलीग्राम या 1.5 वाले पे है, या आप वो भी बंद हो गया 14 दिन के अंदर आ गए, अगर 14 दिन के बाद आया तो उसको एपिसोड या रिलेप्स करेंगे, फिर हम देखेंगे इनफ्रीक्वेंट या फ्रीक्वेंट में जा रहा है। स्टेरॉइड डिपेंडेंस की डिफिनेशन क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है स्टेरॉइड रेजिस्टेंट।
जैसे हम थेरेपी पहले बताया कि 6 वीक दे रहे हैं। पहले क्या डिफिनीशन था, ये डिफिनीशन बहुत चेंज हुआ रेजिस्टेंस वाला, कि 6 वीक आपका पूरा ट्रीटमेंट 6 वीक डेली, 6 वीक अल्टरनेट है। आप 6 वीक डेली दिए, 6 वीक अल्टरनेट दे दिए। अब उस पर रिलेप्स नहीं हुआ, इसका मतलब वो स्टेरॉइड रेजिस्टेंट होगा, स्टेरॉइड काम नहीं किया गया, ठीक है। फिर बाद में क्या चेंज हुआ कि 6 वीक बहुत ज़्यादा आ रहा, टॉक्सिसिटी आने 4 वीक करते हैं। तो 4 वीक डेली, 4 वीक अल्टरनेट डे, अगर नहीं हुआ तो रेजिस्टेंट। फिर ये डिफिनीशन आया कि यार जब डेली पे नहीं हो रहा है तो अल्टरनेट डे पे होगा, मतलब डेली दे रहे हो तो नहीं हो रहा है। तो फिर ये हुआ कि 6 वीक डेली ट्रीटमेंट देते हैं, अगर नहीं हुआ तो डिफिनीशन तो रेजिस्टेंट। अब फिर 6 वीक वाला कहा, 6 वीक में टॉक्सिसिटी आना होता तो 4 वीक के अंदर हो जाता। यूजली ज़्यादातर 2 वीक के अंदर हो जाते, बहुत कम जाते हैं। हमने जो अपने तक केसेस देखे 10-15 दिन तक नील हो जाता है, अगर इन्फेक्शन आप ट्रीट किए हो, सब कुछ सही है और मिनिमल चेंज वाला है। जो मैंने देखा है लगभग कम से कम 150-200 केस देखे होंगे नेफ्रोटिक के, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये भी हुआ, तो फिर क्या हुआ, अभी करंटली क्या है, करंटली हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक है IAP, इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक, एक होता है ISPN, इंडियन सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, इंडियन सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी। ये कह रहा है कि आप डेली ट्रीटमेंट 6 वीक तक दीजिए, और अगर रिलैप्स, अगर रिमिशन नहीं हो रहा तो ये इसको स्टेरॉइड रेजिस्टेंट डिफाइन करेंगे। लेकिन WHO क्या कहता है कि आप 6 वीक तक क्यों आप टॉक्सिसिटी देंगे, जब नहीं होना होता 4 वीक में हो जाता। तो अगर 4 वीक या 4 वीक से ज़्यादा ट्रीटमेंट दिए, डेली ट्रीटमेंट, और रिलैप्स नहीं हुआ तो फिर क्या बोल देंगे उसको, रेजिस्टेंट। तो मोस्ट एक्सेप्टेड WHO सबसे बड़ा है, IAP इंडियन के लिए, इंडियन सोसाइटी है इंडिया के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए है, WHO पूरे वर्ल्ड के लिए। तो हम अभी इसी को लेके चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा यही मान है। WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका वो कहाँ है, जिनेवा, वेरी गुड, स्विट्जरलैंड जिनेवा। और क्या है, ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ O वाले हैं तहाँ जिनेवा, जहाँ U वाले हैं तहाँ न्यूयॉर्क। सीधा सा फंडा, यूनाइटेड स्टेट बोलते हैं ना, याद करने का तरह है। जैसे यूनिसेफ हो गया, UNDP हो गया, सब चीज़ सीधा से PSM क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए वैसे याद आ गया। तो ये डिफिनीशन क्लियर हुआ। आप चाहो तो अगर बहुत अच्छा है, टॉपर वापर की कंडीशन में हो तो दोनों बता दो, सर IAP ये अगर तो हम कोई तुम्हें कुछ कह ही नहीं पाएगा। अब जैसे मान लो तुम WHO बताएगा, तो ये बताओ IAP और ये कुछ अलग है कि सेम चीज़ है, तो तुम बताओगे वो करके। तो याद आपको अच्छी बात है तो याद करो, और नहीं तो अगर तुम्हें ज़्यादा प्रेशर लोड लग रहा है तो आप WHO वाला एटलीस्ट याद रखो। इन सब में किसी जो 4 टर्मिनोलॉजी हैं, इसमें किसी को कोई डाउट हो? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा।